स्टार्ट कर दिया। ठीक है। हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला हमने जो रिसोर्स ले रखा है, हमने कौन सा ले रखा था तुम्हारा, लैंड वाला। और लैंड रिसोर्स भैया। लैंड वालों में चीजें हमने चीजें पढ़ने की कोशिश की थी कि बैरन लैंड क्या होता है, फॉलो लैंड्स क्या होता है, करंट फॉलो लैंड्स क्या होता है, फॉलो अदर देन करंट लैंड्स क्या होता है, पैस्चर्स लैंड क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग जानने वाले हैं कि अगर मान लो कि अगर कहीं लैंड डिग्रेडेशन हो भी रहा है तो हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं ना। ये सारी चीजें जानना है। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नीचे चलो पढ़ो इतना। We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 90%, 95% of our basic needs for food, shelter, and clothing are obtained from land. Human activity have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. क्या मतलब, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बताओ मुझे। भैया मतलब हमने जो अपना लैंड है वो पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर किया और फ्यूचर जनरेशन के साथ, और 95% हमारी बेसिक नीडेड जो होती हैं, कपड़ा, शेल्टर और वो क्लोथ, वो हमने लैंड से मिलता है। और ह्यूमन एक्टिविटी आर नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट, मतलब जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से लैंड एग्रीगेशन, मतलब ये सब हो रहा है, लैंड एग्रीगेशन। देखो, भैया ये जो वाला नहीं समझ में आ रहा। जितना भी लैंड है, जो भी लैंड है, वो हमारे पूर्वजों ने भी इस्तेमाल की है और उसे हम लोग भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी करेगी। यहाँ तक कि जितनी भी सामान है, भले चाहे वो हमारा कपड़ा हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे क्लोथिंग हो, 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हमको जिंदा रखती हैं, वो सारी लैंड से आती हैं। अब लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज भी कुछ ऐसी हो गई हैं आज के जमाने में, जो हमारे इस लैंड को खराब करे जा रही है, डिग्रेडेट करे जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो तक भी नहीं हो पा रही हैं। और अगर मैं ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करता हूँ तो वो है जैसे डिफॉरेस्टेशन, या फिर ओवर ग्रेजिंग हो गया, या माइनिंग करना, या फिर मतलब क्वायरिंग करना, ये सारी चीजें हैं। तो देखो, जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे या फिर ज्यादा हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जरूरत से ज्यादा हम अपने जानवरों को चरवाने के लिए भेज देंगे, तो जो ग्रेजिंग हो जाएगी, जो डिफॉरेस्टेशन से पेड़ काट देंगे घर और बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। और ये अगर इम्बैलेंस क्रिएट करेगा तो हमारी लैंड में कहीं ना कहीं इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हेलो। इतना आया समझ में। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in the land degradation। मतलब हमें क्या समझ में आया कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है ह्यूमन की, है ना, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, या फिर माइनिंग्स हो गया, है ना। इन सब ने मिलकर मतलब क्या कर रखा है, हमारी लैंड को डिग्रेडेट कर रखा है ना। Mining sites are abandoned after excavation work is completed, leaving deep scars and the traces of overburdening। क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी भी माइनिंग साइट्स हैं, जब हम लोग माइनिंग साइट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वहाँ क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। वहाँ मतलब सारी की सारी चीजें खराब पड़ी होती हैं, पानी प्रदूषित हो रखा होता है, पेड़ कटे हो रखे होते हैं, ये सारी चीजें हो रखी हैं। अगर जैसे मैं कुछ स्टेट्स की बात करूँ तो जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। डिफोरेस्टेशन होने का मेन कारण क्यों, क्योंकि तुम्हारा मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है, हीरा के लिए तुमको हीरा की खदानें करनी, झारखंड छत्तीसगढ़ में तुमको कोयला मिल रहा है तो तुम कोयले के लिए खदानें कर रहे हो, तो जिसकी वजह से तुम बार बार डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ को काट रहे हो। तो जब तुम डिफोरेस्टेशन करोगे, पेड़ को काटोगे, तो समहाउ तुम्हारी लैंड भी तो खराब होगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी लैंड भी खराब हो जाएगी। अब अगर जैसे मान लो कि लैंड तो यहाँ तुम्हारी क्या कहते हैं उससे खराब हो रही है, किससे खराब हो रही है, तुम्हारी माइनिंग से खराब हो रही है। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर जैसे कुछ स्टेट हो गए, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहां तो माइनिंग नहीं होती ज्यादा, लेकिन वहां ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेड हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां के जो पशु वाले जितने भी लोग हैं, जो पशु का काम करते हैं, वो सारे अपने जानवरों को ऐसे छोड़ देते हैं, तो जो जानवर करते हैं वो सारे जाके तुम्हारे क्या कहते हैं, जितने भी पास्चर्स लैंड है, जो मतलब जो एक लिमिट तक यूज करनी चाहिए वो ओवर लिमिट कर जाते हैं। आप अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ पंजाब की, कर देता हूँ हरियाणा की, कर देता हूँ उत्तर प्रदेश की, कर देता हूँ इन सब की, कर देता हूँ,
तो ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग मतलब अपनी लैंड में ओवर इरिगेशन करते हैं, पानी ज्यादा होने की वजह से ये लोग अपनी लैंड में ओवर इरिगेशन करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो हमारा मिट्टी में जम जाता है, और जब जम जाता है बाद में इवेपोरेट होता है, तो वाटर में तुम्हारे सारे काफी सारे सॉल्ट होते हैं। तो पानी तो इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट रह गया। फिर तुमने पानी डाला, फिर पानी इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट रह गया। तो धीरे धीरे कर करके तुम्हारी मिट्टी भी यहाँ एल्कलाइन होने लगती है। क्या होने लगती है तुम्हारी, तुम्हारी इसमें मतलब तुम्हारा सॉलिड जैसा सब्सटेंस, अल्कलिनिटी आ जाती है उसमें, मतलब सॉल्ट आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और बाकी अगर जैसे मान लो कि तुम कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, मिनरल प्रोसेस कर रहे हो जिसमें तुम लाइम स्टोन को ग्राइंड कर रहे हो सीमेंट फैक्ट्री के लिए, या फिर तुम मान लो कि क्या कहते हैं कि सेरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए तुम सैलसाइट हो या सोप स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब क्या करती है, बहुत क्वांटिटी में तुम्हारा डस्ट को क्रिएट करती है। और जब ये डस्ट को क्रिएट करती है और जब ये इधर उधर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पानी में मिलती हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे सॉइल में मिलती हैं, और फिर ये लैंड के साथ ये सेटल्ड हो जाती है। फिर कुछ सालों के बाद फिर क्या होता है, यही वेस्ट तुम्हारा मेजर सोर्स ऑफ लैंड का बन जाता है, पोल्यूशन का। जब भी हम लोग वहां से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमको वहां से कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं जो पॉल्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी कैसे होने लगती है, डिग्रेड करने लगती है, खराब होने लगती है, हम सबको अच्छा नहीं लगता फिर वो। तो अभी अगर मैं जैसे स्टेट्स की बात करता हूँ, किनकी बात करता हूँ, स्टेट्स की बात करता हूँ, तो देखो पहले मैं तुमको कुछ स्टेट्स दिखा दे रहा है ना। जैसे ये देखो, ये क्या है, जैसे मैं बनाता हूँ ये इंडिया है। तो हमने देखा है कि जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट में जो तुम्हारा नॉर्दर्न एरिया है, कैसा है ये जो तुम्हारा नॉर्दर्न एरिया, ये नॉर्दर्न एरिया तुम्हारा वाटर रिच एरिया है। कैसा है वाटर रिच एरिया, तो हम लोग यहाँ पानी को बहुत ही खराब तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ओवर इरिगेशन कर देते हैं। तो देखो अगर किसी भी फील्ड में अगर तुम पानी डालोगे, तो गर्मी की वजह से पानी तो वो एवपोरेट होगा, लेकिन पानी में केवल पानी ही नहीं होता है, उसमें सॉल्ट भी होते हैं। तो जब तुम्हारे सॉल्ट तो इवेपोरेट होकर पड़ जाते नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ के एरिया में तुम्हारे जो मिट्टी होती है सॉइल में एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, अल्कलाइन हो जाता है, काफी ज्यादा अल्कलाइन हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ काऊ डंग जैसे इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना लगता है, फर्टिलाइजर का। तुम जितना ज्यादा ओवर इरिगेशन करोगे उतना ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा, और उतना ज्यादा तुम्हारा सॉल्ट तुम्हारे मिट्टी में जमता जाएगा। तो इसी वजह से अगर देखो मैं अगर तुमको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल, ओवर इरिगेशन, ठीक, ऐसे ओवर इरिगेशन कॉज पंजाब, ठीक है, तुमको इमेज दिखाता हूँ, देखना, इसको देखो, व्हाइट कलर की मिट्टी हो जाती है हल्की हल्की, तो फिर दिक्कत करने लगती है ना। ओवर इरिगेशन कॉज इन पंजाब, अल्टीमेट, ठीक है, अमन आ गया, चलो ठीक। ओवर इरिगेशन कॉज, ठीक है, ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन कॉज अल्कलाइन सॉल्ट, अल्कलाइन सॉल्ट, क्या हो गया, अल्कलाइन सॉल्ट बना देगा, व्हाइट कलर की सॉल्ट हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक, तो देखो अमन, मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या पढ़ रहा था, ध्यान देना। देखो अमन, बात क्या है कि हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने लैंड रिसोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना, कि लैंड रिसोर्स में और क्या हाँ क्या भैया। चीजें होती है, फॉरेस्ट हो गया है ना, नेट सोन एरिया हो गया, करंट फॉलो लैंड हो गई, या अदर देन करंट फॉलो लैंड्स हो गई। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये जाना, चलो मान लो कि जो अगर लैंड डिग्रेडेड हो रही है, तो हम लोग उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो लैंड डिग्रेडेड कैसे हो सकती है, तो वो चीज हमें जानना था। तो हमें पता चला कि यार देखो जो लैंड है ना, वो हमारी जनरेशन्स टू जनरेशन्स में यूज किया है, मतलब पास्ट में लोगों ने भी यूज किया, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन भी उस चीज को यूज करेगी। अगर देखा जाए तो लैंड से हम लोग अपनी जो बेसिक नीड्स है, वो कम से कम 95% तक हम लोग लैंड से इस्तेमाल करते हैं। फिर बोले चाहे वो खाना हो, चाहे शेल्टर हो, फिर चाहे क्लोथिंग हो, फिर चाहे शेड हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से लैंड जो है डिग्रेडेड हो रही है, खराब होती चली जा रही है। तो वो एक्टिविटीज जैसे मानो कि तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग्स हो गया, है ना, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो अब बात ये आती है कि क्या हर जगह सेम ही कॉज होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा ये हो गया, मैप दिखाता हूँ, ये मैप में मान लो कि नॉर्दर्न एरिया है, ये क्या नॉर्दर्न एरिया, इस नॉर्दर्न एरिया में नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न एरिया में यहाँ पानी का सोर्स काफी अच्छा है। तो अगर मान लो कि तुम पानी का सोर्स अच्छा है, और तुम बार बार ओवर इरिगेशन करोगे, पानी खेत में ज्यादा डालोगे, जरूरत से ज्यादा डालोगे, तो हमें मालूम है कि वाटर में तुम्हारा वाटर ही केवल नहीं होता, तो सॉल्ट भी होते हैं। क्या सॉल्ट होते कि नहीं होते?
और मुझे बताओ गर्मी होते में हैं भैया। वाटर इवेपोरेट करेगा? हाँ करेगा। अगर मान लो कि वाटर इवेपोरेट करेगा तो बचेगा क्या जमीन में? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, जमीन सूखती जाएगी। जमीन, अगर मान लो कि जमीन से अगर मतलब मान लो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो केवल सॉल्ट सॉल्ट बचेगा ना। हाँ भैया। जैसे मान लो कि अगर तुमने एक बर्तन में मतलब चीनी का घोल मिलाया पानी में और बाद में उसको गर्म कर दो, तो पानी पानी उड़ जाएगा, बीच में चीनी रह जाती है ना नीचे। तो ठीक वैसे यहाँ भी हाँ होता है। जैसे। ठीक ठीक वैसे अगर तुम मान लो कि जमीन से पानी निकाल रहे हो, तो जमीन से जब तुम पानी निकालोगे तो उसमें पानी नहीं निकलता, उसमें सॉल्ट भी रहता है। तो जब पानी इवेपोरेशन के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट सॉल्ट हो जाता है। अब मान लो तुम जरूरत से ज्यादा पानी को वो चीजें कर रहे हो, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा सॉल्ट डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, मिट्टी एल्कलाइन हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, इस तरीके की चीजें होने लगेंगी। तो जैसे ये वाली इमेज देखो, इस इमेज में तुमको सफेद सफेद दिख रहा है। हाँ भैया। तो ये सफेद सफेद क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो मिट्टी है वो ओवर इरिगेशन की वजह से तुम्हारी अल्कलाइन हो चुकी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। आ गया भैया। आ गया ना? भैया सॉल्ट है क्या, सॉल्ट है क्या ऊपर? हाँ ये सॉल्ट है। मिट्टी मिट्टी के ऊपर सॉल्ट पड़ा हुआ है, और ये सॉल्ट क्यों आया? क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? पानी एवापोरेट। इवेपोरेट हो गया। जैसे मान लो, एवापोरेट। हाँ जैसे मान लो कि तुम्हारे पास नीचे ये है ना, जैसे मान लो कि ये सब देखो ना, मिट्टी सफेद सफेद दिख रही है नहीं दिख रही है? तुम गांव में जाना, गांव में लोग जो ज्यादा ओवर इरिगेशन करते हैं उनकी तुम देखोगे मिट्टी में ऐसे सफेद सफेद पड़ा रहता है। फिर वो उपजाऊ नहीं रह जाती वहां की मिट्टी ना। तो उसका मेन कारण यही है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा हम लोग मतलब उसमें क्या कहते हैं, पानी डालने लगते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। अब ठीक ऐसे मतलब मान लो कि अगर मैं जैसे तुमको बताता हूँ कुछ ये हो गया, ये जो एरिया है, ये एरियाज में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जितने भी तुम्हारे फार्मर्स है या फिर जो लोग हैं उनके पास पशु पशु वशु बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, अगर वो ओवर ग्रेजिंग करा देंगे, ओवर ग्रेजिंग मतलब वो जरूरत से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं जंगल में छोड़ देंगे, और अगर पशु जो है वो अगर ओवर ग्रेजिंग कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में थोड़ा सा वो खराब हो जाएगा, है ना। तो इस एरिया में देखो लैंड इस तरीके से खराब हो रहा है, नॉर्थ एरिया में लैंड इस तरीके से खराब हो रहा है। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इस एरिया को बताता हूँ, अगर मैं इस एरिया में बताता हूँ तो इधर कोयला पाया जाता है। अब कोयला पाने की वजह से माइनिंग करनी है, अगर माइनिंग करनी है तो तुमको मतलब क्या करना पड़ेगा, जब डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन कर रहे हो तो बाद में फिर वो खाली जगह छोड़नी पड़ जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन यहाँ भी हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन के काफी सारे कारण हो सकते हैं, और स्टेट टू स्टेट वाइज भी डिपेंड कर सकता है। इतना समझ में आ गया ना? हाँ भैया। है ना? तो ये हो गया। लेकिन देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि इन सबसे ज्यादा फार्मर्स जैसे मान लो कि ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, या फिर मान लो कि कोयला निकाला जा रहा है, इन सबसे भी ज्यादा एक मेन कारण और है जिसकी वजह से मतलब लैंड और वाटर दोनों पैल्यूट कर रहा है, वो है तुम्हारा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। हम लोग जरूरत से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी उसकी जरूरत नहीं है। अब मान लो कि अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एनर्जी भी तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब अगर मान लो कि हमने एनर्जी ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी फिर हम लोग को कहीं से तो मिलेगी ना, लैंड से मिलेगी, वाटर में से कहीं से मिलेगी। और जो हमने प्रोड्यूस किया अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेह हो जाएगा। जैसे कानपुर में मान लो कि जरूरत से ज्यादा चमड़ा बन रहा हो, और जरूरत से ज्यादा चमड़ा बनेगा तो उसका जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो कहाँ जाएगा, गंगा में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा भैया। और वही गंगा का पानी फिर मतलब जाके उसमें मछलियां मरेंगी। मछलियां मरेंगे तो सोशल इकोनॉमिक इशू आ जाएंगे। और फिर वही पानी अगर मान लो कि अगर किसान उसको अपने खेत में इस्तेमाल करता है तो वो भी हमारे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमको ही कमजोर करने की कोशिश करेगा। इतना समझ में आ गया ना? तो आ गया काफी भैया। काफी सारी तरीकों से हमारी लैंड डिग्रेडेड हो रही है। लेकिन ऐसे काफी सारे तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम लोग मतलब क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है मुझे बताओ। एफॉरेस्टेशन भैया मतलब? एफॉरेस्टेशन मतलब होता है जैसे मान लो कि तुम पेड़ काटते हो अपने काम के लिए तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं। तो ठीक वैसे अगर मान लो कि कोई खाली जमीन पड़ी है, अगर तुम वहां पेड़ लगा देते हो तो हम लोग उसको बोल देते हैं एफॉरेस्टेशन। क्या बोल देते हैं? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन। अब मान लो कि एफॉरेस्टेशन। अगर एफॉरेस्टेशन के साथ साथ अगर आपने ग्रेजिंग को भी कंट्रोल कर लिया कि जानवर को इतना चरना है इससे ज्यादा नहीं चरना, बाकी हम उसको और अदर चीजें खिलाएंगे, ये सब खिलाएंगे हम ना, तो हमारी इस तरीके से भी लैंड बची रह सकती है। क्यों? देखो अगर लैंड में अगर तुम्हारी घास रहती है तो तुम्हारी लैंड इरोजन कम होता है। लैंड इरोजन मतलब समझते हो ना, धूल कम उड़ती है। एक लैंड बनने में मतलब एक मिट्टी बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। और ये करोड़ों साल कैसे लगते हैं, पहले तुम्हारी रॉक होती है, रॉक वेदरिंग, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ठंडी गर्मी इन सब कर करके वो घिस जाती है।
तो घिस के वो छोटा छोटा एकदम पाउडर के फॉर्म ले लेती है, वो जाके मिट्टी बनती है। तो उसको हजारों साल लग जाते हैं। तो अगर मान लो कि अगर वो हजारों साल मिट्टी अगर एक जगह रहेगी तो ज्यादा हमारे लिए अच्छी है। तो वो कब रहेगी, जब तुम्हारा वहाँ पेड़ पौधे होंगे, घास होगी। क्यों? क्योंकि घास उस मिट्टी को बचा के रखेगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर उसी घास को अगर जानवर ज्यादा खा ले, तो फिर क्या होगा? अगर ज्यादा खा लेगा तो फिर मिट्टी फ्री हो जाएगी। अगर मिट्टी फ्री हो जाएगी तो हवा चलेगी, तो मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाएगी। तो इस तरीके से फिर हमारी लैंड और डिग्रेडेट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ। हो जाएगी भैया। इसीलिए ओवर ग्रेजिंग को रोकना, है ना, सैंड ड्यून्स को बनाना, सैंड ड्यून्स को मतलब स्टेबलाइज करना। सैंड ड्यून्स तुमको दिखाते हैं कि मतलब अगर जैसे मान लो कि अगर हम लोग स्टेबलाइजर नहीं रखेंगे कि मतलब मिट्टी ज्यादा ना उड़ी, है ना, इस तरीके से नहीं रखेंगे, तो फिर हमको सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है। ठीक है, अभी दिखाते हैं तुमको सैंड ड्यून्स। ये देखो, है ना, अब ये देखो, तुम देखो ध्यान से, ये सैंड ड्यून्स जो ये है, ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, रेत है, ये आगे जाके कहीं और चली जा रही होगी, है ना। जैसे मान लो कि ये अगर तुमको मैं इमेज दिखाता हूँ तो इसमें देखो एक तरफ हरियाली है, एक तरफ वो हाँ एकदम भैया। मिट्टी मिट्टी बन रही है ना। लेकिन अगर मान लो कि अगर यही मिट्टी उड़ के अगर रेत वाली इधर आ जाए, तो ये हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, इधर साइड पेड़ पौधों को हाँ भैया, पेड़ पौधे पहुंचाएगी नुकसान ना। तो पहुंचाएगी। अगर तुमको, अगर इस चीज को कम करना है तो तुमको एफोरेस्टेशन करना होगा। मतलब रेत वाले एरिया में पेड़ भी तुमको लगाना कुछ है। ऐसे पेड़ लगाने पड़ेंगे जो इन सारी मिट्टी को रोकने से रोके, है ना। क्या करे, इन सब चीजों को रोकने से भी रोके। समझ में आ गया रोके। ना। तुमको बुशेस लगाने हाँ भैया। पड़ेंगे, थॉर्नी बुशेस हो गए, जो कटेले पेड़ होते हैं, है ना, जहां जहां मिट्टी उड़ती है ना, ताकि तुम्हारे सैंड इरोजन कम हो, है ना। जैसे देखो तुमको दिखाते हैं सैंड इरोजन, सैंड इरोजन टेक्निक्स। ठीक, लैपटॉप दूर बताना, ठीक, तो दिखाते चलते सैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स को ना। अ, जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि अगर तुम नदी के किनारे रहते हो तो वहां भी सैंड चली जाएगी। तो उसके लिए मिट्टी का बोरा लगा दिया, हाँ, मिट्टी का बोरा लगा दिया, ये सब कर दिया कि ताकि मतलब मिट्टी ना बहे, ये सारी चीजें ना बहे। ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेट हो रही है ना, धीरे धीरे पानी से बहाव में कटी जा रही है। तो अगर मान लो कि अगर यहाँ पेड़ लग जाएंगे तो पेड़ लगने से क्या फायदा होगा, कि तुम्हारी मिट्टी जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ उसको रोक के रखेगा। रोक इतना लेगा। समझ में आ गया ना। तो इसी वजह से तुमने हाँ देखा होगा भैया। जो मेड़ बनाते हैं गांव में, मेड़ वगैरह जानते हो, खेत के मेड़ में, हाँ भैया। है ना। तो हाँ। मेड़ में थोड़ी सी घास भी लगा देते हैं। तो घास लगाने का मेन हम्म, कारण क्यों होता है, कि ताकि जब हम लोग पानी डालें तो वो खराब ना हो। समझ में आ गया ना, हाँ भैया। है ना। बाकी मान लो कि अगर जैसे कोई वेस्ट लैंड है ना, तो अगर हम अगर वेस्ट लैंड को अच्छे से मैनेज करते हैं, है ना, कोई भी पानी हो गया इंडस्ट्री से आ रहा है, इन सब से आ रहा है, अगर उसको हम लोग प्रॉपर डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जो पानी आ रहा है उसको ट्रीट करके भेज रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा ना तो पानी खराब होगा, और जो पानी जो फार्मर यूज कर रहा है एज अ लैंड में, तो वो भी नहीं खराब होगा, है ना। तो काफी सारी तरीके हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहों के अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके हैं, जिसके थ्रू तुम मतलब सॉइल को अब बड़े आसानी से बचा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। आ गया भैया। इतना आ गया ना। तो अभी देखो, सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि देखो सॉइल कैसा रिसोर्स है तुम्हारा, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। फिर उसके बाद मतलब मान लो कि ये तुमको कैसे सपोर्ट करता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. अच्छा, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोयला तुम्हारा कैसा रिसोर्स है, तुम बोलते हो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि Non, कोयला एक बार अगर जल गया तो दोबारा नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे तुम्हारी मिट्टी है, मिट्टी क्या होती है, मतलब मिट्टी जैसे इसका उल्टा है, मतलब कैसे मिट्टी रिन्यूएबल है। मान लो कि मिट्टी जमेगी तो मिट्टी एक पत्थर का रूप ले लेगी, और बाद में अगर वही पत्थर फिर से अगर टूटेगा वेदरिंग के थ्रू, तो वही तुम्हारा फिर से मिट्टी बन जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये लाखों साल ले लेता है। मतलब क्या ले लेता है, लाखों साल ले लेता है। तो इसी वजह से ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स कहने का तो है, लेकिन अगर हम उसको कायदे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। चलो अगली लाइंस पढ़ो। the soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few cm in deep.
सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब समझ रहे हो कि सॉइल भी एक सेंटीमीटर। लिविंग सिस्टम है, बनना बिगड़ना। लिविंग सिस्टम क्यों? क्योंकि जानवर ही छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो पत्थर को तोड़ते हैं, है ना। देखो कोई भी पत्थर है, पत्थर क्या करता है, पत्थर के ऊपर बरसात होती है, बरसात की वजह से उसमें कीड़े आते हैं, गर्म होता है तो पत्थर फैल जाता है, ठंडा होता है तो फिर सिकुड़ जाता है, फैलता है सिकुड़ता है सिकुड़ता है, तो जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है, फिर पत्थर टूट जाता है। फिर हवा का प्रेशर, बारिश का प्रेशर, इन सब से वो मतलब क्या कहते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी में बदल जाता है। लेकिन उसको ये सब पूरा करने में कम से कम लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कितना लग जाते हैं? लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, इस चीज को मत भूलना। आगे बढ़ो। Relief parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other form of life and time are important factors in the formation of soil. क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि जो मिट्टी तुम्हारी कानपुर में पाई जाती है, हो सकता है कि वो मिट्टी तुम्हारी केरला में नहीं पाई जाती है ना। तो ऐसा क्यों हाँ है? भैया। क्योंकि वो डिपेंड करता है तुम्हारे पेरेंट रॉक्स पे, कि एक्चुअली में वो जो देखो रॉकी मिट्टी बना रहा है वेदरिंग की वजह से। वेदरिंग मतलब समझ गया ना, कि ठंडा गरम बरसात, ठंडा गरम, जिसकी वजह हाँ से भैया। पत्थर कमजोर हो गया और वो टूट के बिखर गया। तो यही चीज बोलना चाह रहा है कि अगर जैसे मान लो कि पेरेंट रॉक कहीं और है, बेड या फिर बेड रॉक बोल सकते हो, कि मान लो अगर पेरेंट रॉक और बेड रॉक अलग अलग जगह अलग अलग है, तो उसके हिसाब से मिट्टी भी अलग अलग जगह अलग अलग से होगी, है ना। तो वो चीज आ जाता है, समझ में आ गया ना। और भी केवल यही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लो कि टेम्परेचर, जहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां की मिट्टी अलग होगी, जहाँ ज्यादा पानी बहता होगा तो वहां की मिट्टी थोड़ी सी अलग हो सकती है। विंड ग्लेशियर की तरफ की मिट्टी थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे मान लो कि डिकम्पोजर जहाँ ज्यादा होंगे तो वहां मिट्टी थोड़ी ज्यादा उपजाऊ हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो रहे हैं, वो तुम्हारे क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक से लेकर बेड रॉक से लेकर आसपास के जितने भी वातावरण है, वो उन सब पे भी पूरा डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना? आ रहा है भैया। है ना। और इवन ये भी नहीं, जो कि तुम्हारे ऑर्गेनिक चेंज जो हो रहे हैं, जैसे मान लो कि पहले मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, बाद में उपजाऊ हो गई। क्यों उपजाऊ हो गई? क्यों? क्योंकि उसमें हमारी गैस, गाय ने गोबर दिया, ये सब दिया, ऑर्गेनिक वो हो गया। तो जिसकी वजह से और मिट्टी में थोड़ा पोर्स बने, तो पेयर्स बने तो एयर आ गई, एरेशन हो गई, तो मिट्टी और उपजाऊ होने लगी। तो जब मिट्टी और उपजाऊ होगी, तो इस तरीके की चीजें भी हमारे समाव कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कर जाती है। और अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक क्या चीजें होती, तो ऑर्गेनिक मतलब जान लो कि जैसे कुछ तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुमको नेचर से मिला। जैसे नेचर से तुमको क्या मिल गया, जैसे जीव जंतु की, ये हो गया तुम्हारे काउडंग्स वगैरह हो गए। लेकिन अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या क्या है जो तुम्हारे मतलब उसके लिए फायदे करते हैं, तो हाँ बिल्कुल है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मिट्टी को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वहां तो उसमें हाइड्रोजन कोई होता नहीं है। तो देखो, तुम्हारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मतलब सिंगल एलिमेंट से बनकर होते हैं ना। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया। तो मिट्टी को तो ये सब भी चाहिए ना। तो मिट्टी को अगर तुम देखोगे तो उसमें ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों चीजें हैं। ऑर्गेनिक में ह्यूमस हो गया, जैसे मान लो कि काउ डंग हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीजें हो गई। और इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, हो सकता है कि मिट्टी के अंदर तुम्हारी कार्बन पाया जाता है, कार्बन गैस हो गई, या फिर मान लो कि तुम्हारा उसके अंदर वो पाया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारी नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है, ये सब पाई जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताओ। आ रहा है भैया। है ना। तो अभी देखो ये जो मिट्टी है, ये क्या दिखा रहा? अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। अगर जैसे तुम नीचे वाला देखोगे, क्या लिख रखा है? अनवेदर्ड पेरेंट मेरे बेडरॉक। मतलब पेरेंट्स ये बैठो। बेडरॉक जो है, ये मतलब अनवेदर्ड है, मतलब इसमें कोई भी धूप वगैरह, कोई भी छांव वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही। फिर उसके बाद ये, फिर अब मान लो कि अगर ये कभी रहा होगा, पहले कभी ये रहा होगा ना, तो पहले कभी यहाँ तक रहा होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, पहले कभी ये यहाँ तक रहा होगा ना, समझ रहा हो, यहाँ तक रहा होगा। लेकिन अब धूप यहाँ पड़ती रही होगी, तो जब धूप यहाँ पड़ती रही होगी, तब क्या हो गया, वो चीज हल्की सी वेदर्ड हो गई। कैसे होगी? वेदर्ड हो गई। तो वेदर की वजह से वो थोड़ा सा सब स्ट्रेटम की पोजीशन में आ गया, मतलब वो थोड़ा सा खुरदुरा हो गया, टूटने लगा, बिखरने लगा। फिर बाद में मान लो कि और ज्यादा वेदरिंग हुई, तो फिर ये इसके ऊपर वाला एरिया भी तो रहा होगा जो थोड़ा वेदर हो गया होगा। तो ये वेदरिंग कर करके फिर तुम्हारा सब सॉइल में कन्वर्ट हो गया। और फिर जब और ज्यादा वेदरिंग होगी, तभी तुम्हारा अपर सॉइल हो गया। तो इसी वजह से अगर तुम मिट्टी को खोदोगे खोदोगे खोदोगे, तो तुमको पत्थर मिलेगा। जो पत्थर जिस जिस क्वालिटी का पत्थर होगा, उसी क्वालिटी की तुम्हारी ऊपर मिट्टी भी होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। आ गया भैया। आ गया ना। तो देखो काफी सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं तुम्हारे सॉइल फॉर्मेशन को लेकर, उसका कलर को लेकर, उसकी थिकनेस को लेकर, उसके टेक्सचर को लेकर, वो कितने साल लगे उसको बनने में, क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बनी है। अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए ना,
तो इंडिया में काफी सारी तुम्हारी सॉइल्स पाई जाती हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, है ना, इस तरीके की काफी सारी सॉइल पाई जाती हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा वो क्या टारगेट होगा, कि हमको ये क्लासीफाई करना है कि तुम्हारी सॉइल कितनी प्रकार की है इंडिया में, है ना, वो सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। आ गया भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरा इसको एंड करता हूँ।